हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मूल मंत्रा स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखलाओं को, जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में अवश्य आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल मूल मंत्रा स्टडी को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने मित्रों को भी इसे शेयर करें। तो आइए देर न करते हुए हम सीधे अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध, या ऑप्शन डी पानीपत का तीसरा युद्ध? तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बक्सर का युद्ध जो है वो सन 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में ये सभी परास्त हुए थे और अंग्रेज इसमें विजयी हुए थे। और इसमें अंग्रेजों की सेना का जो कमान जो था वो हेक्टर मुनरो के पास था। और इस युद्ध में हारने के बाद भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा था ही नहीं। तो इसके बाद यही युद्ध था, बक्सर का युद्ध, भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध था। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो है आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हास्टिंग्स, लॉर्ड एम हर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो है इसका उत्तर है। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है लॉर्ड क्लाइव को ही माना जाता है, क्योंकि 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को इसने पराजित किया था और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पुर्तगाली देश का नहीं था यात्री? रॉबर्ट दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नांडो नूनीज? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो है पीटर मुंडी जो है, ऑप्शन सी पीटर मुंडी जो है यह इसका उत्तर है, क्योंकि पीटर मुंडी ही जो था वो ब्रिटिश नागरिक था। इसके अलावा दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नांडो नूनीज जो है ये तीनों जो पुर्तगाली यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सन 1761, 1757, सन 1760 या 1767? तो मित्रों, इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, सन 1757 ईस्वी में। ठीक है, अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि सन 1700 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खां, सरफराज खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, अलीवर्दी खान? तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए है। इसका उत्तर आपका ऑप्शन इसका उत्तर है मित्रों मुर्शीद कुली खान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा जो है महाराजा दिलीप सिंह जो थे वो सिख राज्य के अंतिम राजा थे।
इनका शासनकाल 1843 से 1849 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह सन 1817-18 के मध्य हुआ था और यह जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है, क्योंकि इस युद्ध के समय जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स ही जो है गवर्नर जनरल था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो मित्रों इसका उत्तर है 1797 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर जॉन शोर। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी है, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो ने ही जो है दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1843 के एक्ट 5 के तहत किया था। इसका कार्यकाल जो 1842 से 1844 ईस्वी तक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन ए सी 50%, ऑप्शन डी 55%। तो आप सभी को पता है कि ज़्यादा तो ब्रिटिश राजस्व का यहाँ पर भारत में वो खर्च ही नहीं करना था उनको, तो सबसे कम ही इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए 40%। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सुजाउद्दौला, ऑप्शन बी आसफदौला, ऑप्शन सी राजा चेत सिंह, ऑप्शन डी राजा महिब नारायण सिंह। तो इसका उत्तर जो है वो राजा चेत सिंह है। राजा चेत सिंह ने ही सन 1781 में इस युद्ध का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फूट डालो और राज करो की नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका उत्तर है मित्रों ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। इसके अलावा एक और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो, इन्होंने भी इस नीति को अपनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो मित्रों लॉर्ड मेयो जो है ऑप्शन सी ये इसका उत्तर है। लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान शेर अली नामक पठान के द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में ब्रिटिश राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण किस काल में हुआ? किसके काल में हुआ? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड,
या लॉर्ड रीडिंग? तो मित्रों, लॉर्ड हार्डिंग जो है इसका ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग इसका उत्तर है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरण किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर है। देखिए, आपको कुछ इससे संबंधित तथ्य बताते हैं कि स्थायी भूमि बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई पहली व्यवस्था थी, और उसके बाद रैयतवाड़ी जो थी वह दूसरी व्यवस्था थी। तो इस व्यवस्था के जन्मदाता जो हैं टॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड थे। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिया गया था, और यह सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की जो वसूली है वो बड़ी कठोरता से की जाती थी, और इसमें लगान की दर भी बहुत ऊंची होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो देखिए, ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपने विभिन्न लेखों और पुस्तकों के माध्यम से निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके कई लेख चर्चित लेख हैं, कई चर्चित बुक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इंग्लैंड्स ड्यूटीज़ टू इंडिया, इनकी एक और बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांटेड एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये कुछ इनकी चर्चित पुस्तकें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार किसके थे? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। तो इसका उत्तर जो है मित्रों, इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह उसी का विचार था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1835, 1837, 1839, 1841। तो असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी जो है यह 1839 में खोली गई थी। ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, और यह जो कंपनी है यह उस समय 5 लाख रुपए से खोली गई थी, और आज भी द असम कंपनी जो है वो भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक कंपनी है। ठीक है, और यह आज भी कार्यरत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रीडिंग। तो इसका उत्तर जो है वो है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द आंसर। यही भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। इसके समय चौरी चौरा की घटना हुई थी, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, रॉलेट एक्ट आदि का निरसन हुआ था। कुछ ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। तो तात्या टोपे जी का नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब बहादुर का खिताब दिया था?
ऑप्शन ए अजीमुल्लाह बिरजिस कद्र, बख्त खान, या ऑप्शन डी हसन खान। तो हम सभी को पता है कि बख्त खान इसका उत्तर है, ऑप्शन सी। बख्त खान को ही जो है साहब बहादुर का खिताब दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कैनिंग, या डी लॉर्ड बेंटिंग। बताइए आप लोग। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग जो है उसी के समय, उस 1857 के समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, या इनमें से कोई नहीं। तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनके द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि कूका आंदोलन जो है यह पंजाब में हुआ था। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द आंसर। कूका जो विद्रोह था ये पंजाब में था। शुरुआत में यह आरंभिक स्वरूप इसका धार्मिक था, किंतु बाद में यह जो है एक राजनीतिक आंदोलन बन गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन बी हेनरी कोलब्रुक, योहान वोल्फ गांग गेटे, सर विलियम जोन्स। तो देखिए, सर विलियम जोन्स जो है ये इसका उत्तर है। सर विलियम जोन्स वॉरेन हास्टिंग के समय कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश था, और इसी ने ही जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की सन 1884 में, और आगे चल के इसी ने जो है शाकुंतलम जो है कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है उसका अनुवाद अंग्रेजी में पहली बार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके सतत प्रयत्नों के कारण स्थापित हुई थी? तो ऑप्शन ए दयाराम गिंडूमल, डी के कर्वे, रमाबाई, या महादेव गोविंद रानाडे। तो देखिए मित्रों, ऑप्शन बी जो है डी के कर्वे। तो डी के कर्वे जो हैं इन्हीं के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक दार्शनिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1876, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1874। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी है। 1875 में जो है इसकी स्थापना अलीगढ़ में की गई थी, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन था? जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, या दयानंद सरस्वती। तो देखिए, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी संबंधित थे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यह उसका उत्तर है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना सन 1888 में हुई थी। ठीक है, इसकी संस्थापकों में बीजी तिलक के अलावा और भी कुछ लोग थे, जिसमें पी वी के चिपलुंकर, एम बी नाम जोशी और गोपाल गणेश आगरकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 1817 में
डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? आगरा में, कलकत्ता में, पटना में या वाराणसी में? तो देखिए ये हम सभी लोगों को पता है कि जो है इसका कलकत्ता में स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, द मद्रास कोरियर या बॉम्बे हेराल्ड? तो द बंगाल गजट जो है वह भारत में स्थापित पहला समाचार पत्र था। देखिए आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम बोल्ट्स द्वारा किया गया था और इन्हें बाद में जो है उठा करके कंपनी ने वापस भेज दिया था, क्योंकि ये जो है इनके समाचार पत्र जो है वो कंपनी के विरुद्ध लिख रहे थे, इसलिए बाद में समाचार पत्र बंद भी हो गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंदु प्रकाश, एम.जी. रानाडे, नेटिव ओपिनियन, बी.एन. मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल, गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर? तो देखिए इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी है, बॉम्बे क्रॉनिकल जो है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी से संबंधित नहीं था। बाकी इंदु प्रकाश, एम.जी. रानाडे, नेटिव ओपिनियन, बी.एन. मांडलिक एवं इंडियन मिरर जो है देवेंद्रनाथ टैगोर, यह इनसे संबंधित संबंधित जो है वो पत्र थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी? तो इस प्रश्न का उत्तर है, हम सभी को पता है कि महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। गांधी जी ने अपने कई समाचार पत्रों में, जैसे हरिजन को बहुत ही इन्होंने हाईलाइट किया था। जैसे हरिजन बंधु गुजराती में था, हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद? तो हम सभी को पता है कि इसका उत्तर जो है वो राजा राम मोहन राय है, क्योंकि राजा राम मोहन राय जो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही उन्हें 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का जो है उदय हुआ। इन्हीं के कारणों से राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए आप लोग। हम सभी को पता है कि ये जो कॉमनवेल्थ पत्र है यह एनी बेसेंट जी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या ऑप्शन डी जमींदार? तो इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए अल हिलाल। अल हिलाल जो है यह अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो है वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक जर्नल था। ठीक है, इसका प्रारंभ जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नवजीवन, एम.के. गांधी, स्वराज, टी. प्रकाशम, प्रभात, एन.सी. केलकर या ऑप्शन डी कौमी आवाज़, अबुल कलाम आज़ाद? तो देखिए
कौमी आवाज़ जो है, यह पत्र जो है अबुल कलाम आज़ाद जी से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौमी आवाज़ जो है यह उनसे संबंधित प्रश्न नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो हम सभी को पता है कि केशव चंद्र सेन जो थे वो भारतीय ब्रह्म समाज से संबंधित थे। इसका संस्थापना केशव चंद्र सेन जी द्वारा की गई थी। एक्चुअली जैसे हम सभी को जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उसके ये सदस्य थे। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद इनका और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में, मीन्स केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य कुछ जो है वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने लगा। तो इसके बाद जाकर के इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, तो इस ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हम सभी को मालूम है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जो है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? अब बताइए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है यह सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। यह उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। दयानंद सरस्वती का जन्म जो है 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत में हुआ था, जो काठियावाड़ क्षेत्र में पड़ता है। वह एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। ठीक है, इन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वह सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, एमजी चंद्राकर, एमजी रानाडे। तो देखिए, प्रार्थना समाज की जो है स्थापना जो है वो 1867 में हुई थी और इसका स्थापना जो है ऑप्शन ए इज द आंसर, आत्माराम पांडुरंग जी द्वारा की गई थी। इन्होंने केशव चंद्र सेन के कहने पर या उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के इन्होंने 1867 में इन्होंने इसको किया। बाद में एमजी रानाडे भी जो है इस संस्था से जुड़ गए। इस संस्था का उद्देश्य जो था वो जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि हो, स्त्री विवाह, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना इत्यादि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता निम्नलिखित में किसके कारण थी? एनी बेसन के कारण, कर्नल एच.एस. अकाल के कारण, सर विलियम क्रुक के कारण या एम मालवीय के कारण? तो देखिए, यह जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वह सबसे ज़्यादा चर्चित एनी बेसेंट के कारण थी। ठीक है, इसका प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? गोपाल मंडली, श्री नारायण सभा, सत्य शोधक समाज या महाजन सभा? तो महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो सी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड
इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? अब्दुल अजीज, मोहम्मदन उल हसन, राजा शिव प्रसाद या गोविंद दास? तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अरे सॉरी, ऑप्शन सी, राजा शिव प्रसाद। ठीक है, इसकी स्थापना जो है, पेट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है राजा शिव प्रसाद जी ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कौन था? ए ओ ह्यूम, एस एन बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता? तो हम सभी जानते हैं कि ए ओ ह्यूम द्वारा सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी का स्थापना की गई थी, और यह जो थे ए ओ ह्यूम जो थे वह इसके प्रथम महासचिव थे। ठीक है, इसके प्रथम महासचिव थे। और इसका अध्यक्ष कौन था प्रथम? तो इसका अध्यक्ष जो है वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब या एनी बेसेंट? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय जो अध्यक्ष था, यूरोपीय अध्यक्ष, प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, तो यह जान लीजिए कि यह जॉर्ज यूले थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जॉर्ज यूले जो थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान? तो हम सभी जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान जो है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित नहीं रहे, यह सदा इससे दूर रहे। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, लाहौर, बंबई, पुणे? तो हम सभी को पता है कि इसका जो है प्रथम जो इस कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बम्बई में इसका अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए, और किसने के द्वारा की गई थी? अभी मैंने आपको बताया, जैसे ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो अभी जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे वह इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, यह हमारा अंतिम प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से किसे कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना जा सका? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक? तो हम सभी जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो है वह कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। इस बाकी लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू ये सभी लोग इसके अध्यक्ष रहे हैं। सिर्फ बाल गंगाधर तिलक जो हैं वह इसके कभी अध्यक्ष नहीं हो पाए। ठीक है, थैंक यू मित्रों। तो यह हमारी प्रथम श्रृंखला जो थी 50 प्रश्नों की आधुनिक इतिहास से जुड़ी हुई, यह आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और जाते जाते मैं आप लोगों से पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है मेरे चैनल को, मूल मंत्रा स्टडी को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू मित्रों।